नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए होने वाली है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए स्पेशल है क्लास जिनका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है या फिर किसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए पिछले साल, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे भाई, बैक पेपर और लेफ्ट ओवर, बैक पेपर और लेफ्ट ओवर वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक वीडियो है और इसमें हम लोग पूरा ट्रेड थ्योरी आपका कवर करेंगे। आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है भाई, आपके एग्जाम का पैटर्न रहता है कि 38 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, फिर आपके 6 क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस के और 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग के आते हैं, ठीक है। तो हमने इस मॉडल पेपर में पूरा ट्रेड थ्योरी का आपका क्वेश्चन लिया और 38 क्वेश्चन, बाकी डब्ल्यूसीएस के भी आपके जो भी मॉडल सेट होंगे उसको भी कराया जाएगा और ड्राइंग का भी कराया जाएगा। फिटर का भी अभिषेक सर आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। वहाँ पे स्टूडियो पूरा सेटअप हो गया है, बस केवल कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से रुकी हुई है। तो फिटर के लिए भी बहुत जल्दी मॉडल पेपर आने वाला है, ठीक है, लेफ्ट ओवर और बैक पेपर के लिए। और आज से आप लोगों का रेगुलर ये बैक पेपर और लेफ्ट ओवर वालों के लिए हम लोग मॉडल सेट 5 लेके आने वाले हैं, सेकेंड ईयर के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको यदि इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग बस अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाके वहां पे टाइप करना है global.iti.org, global.iti.org क्लिक करके इसके बाद फिर आप लोग जाएंगे नई अपडेट पे। ये नई अपडेट आपको दिख रहा है, नई अपडेट का सेक्शन, यहाँ पे जाके फिर ये मॉडल पेपर के नाम से जो आपका सेक्शन खुलेगा, इस पे क्लिक करना है मॉडल पेपर पे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो फिर इलेक्ट्रीशियन का अलग, फर्स्ट ईयर का अलग, फिर आपका फिटर का अलग, सबका अलग अलग नाम से फाइल खुल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज ये चीज अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, तो आप जाके आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आपकी मेहनत प्लस हमारा मार्गदर्शन इक्वल टू शानदार रिजल्ट, तो इससे पहले जो भी मॉडल सेट या जो भी ग्लोबल आईटीआई की टीम की तरफ से प्रयास किया गया आप लोगों के लिए, तो वो हमेशा बेहतर रहा है और हमेशा एग्जाम देने के बाद अच्छा रिस्पांस आपका मिलता है कि सर हमारा आपकी वजह से इतना बना, इतना परसेंटेज बना। तो ऐसा ही हम लोगों का हमेशा मोटो भी रहता है कि हम इतनी मेहनत करें और ऐसा मार्गदर्शन दें आप लोगों के लिए कि ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बन सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हम लोग यही रखते हैं कि ऐसा सेट बनाया जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले यहाँ से, ठीक है। तो ये आप बताइएगा पेपर देने के बाद, जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप बताइएगा कि सर आप लोग का प्रयास कैसा रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि विच इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या चीज प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए डीसी मोटर में आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फाई इंटू आई ए, फाई इंटू आई ए, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है। आप जानते हैं कि जहां पे आई ए को क्या कहते हैं, आई ए को हम लोग कहते हैं आर्मेचर करंट, इतना तो सबको पता होगा, आर्मेचर करंट। और फाई क्या है भाई, ये है आपका फ्लक्स पर पोल, ये है आपका फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, ठीक। देखिए यहाँ पे फ्लक्स यदि दिया रहता तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यदि आर्मेचर करंट दिया रहता तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन मैच कराइए, आर्मेचर करंट, यस ऑप्शन ए भी मैच कर गया आपका, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बैक बैक ईएमएफ, यहाँ पे बैक ईएमएफ के यहाँ है क्या, नहीं आया है ना, तो यहाँ ये बैक ईएमएफ गलत हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज फिर फील्ड करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपके वो गलत, ठीक है। यदि यहाँ पे फ्लक्स पर पोल भी इधर कहीं दे दिया होता तो एक ऑप्शन आपको अलग मिलता कि ए एंड बी बोथ, ऐसा करके एक ऑप्शन आपको मिल जाता, तो वहां पे वो ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या पर्पस होता है भाई। डीसी जनरेटर में दो तरह की कॉइल होती है, एक होती है आपकी फील्ड कॉइल और एक होती है आपकी आर्मेचर कॉइल। फील्ड कॉइल को हम लोग स्टेटर पे रखते हैं और जो हमारी आर्मेचर कॉइल है उसको रोटर पे रखते हैं।
फील्ड कॉइल का क्या फायदा होता है या फील्ड कॉइल का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। अच्छा चलिए मैं आपको पहले थोड़ा एक डायग्राम बना के भी दिखा दे रहा हूँ कि फील्ड कॉइल कौन सी होती है और आर्मेचर कॉइल कौन सी होती है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली कुछ पता चल जाए इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा आर्मेचर, ठीक है, और इधर हो गया हमारा लोड, इधर हो गया हमारा लोड, ये हमने कर दिया यहाँ पे कनेक्शन। ये है हमारा आर्मेचर, केवल मैं ए लिख दूं आर्मेचर। तो इसी आर्मेचर के अंदर क्या की जाती है, इसी आर्मेचर के अंदर की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग, ये होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जो है, इस फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे रखी रहती है, ये स्टेटर पे रखी रहती है, और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो रोटर पे रखी रहती है, क्योंकि डीसी मशीन में जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टू इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट बाय इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस कम करने के लिए किया जाता है क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रिलक्टेंस, ये इसमें तो भाई अलग से करंट जाएगी ना, तो ये रिलक्टेंस को कम कैसे करेगा, ठीक है। टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करना नहीं। टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, हमने आपको क्या बताया था कि फील्ड कॉइल का काम ये होता है कि शुरू में ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसी में हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तब जाके ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन अभी तक आपको नहीं दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, यस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टू मैग्नेटाइज द पोल, पोल को मैग्नेटाइज करना एंड टू प्रोड्यूस फ्लक्स, फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, ये काम है आपका फील्ड कॉइल का। फील्ड कॉइल का काम क्या होता है, ये हमारा टेम्पररी मैग्नेट होता है, जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है कौन, हमारा आर्मेचर। जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो वहां पे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फील्ड कॉइल का काम क्या होता है भाई, फील्ड कॉइल का काम होता है पोल्स को मैग्नेटाइज करना और फ्लक्स प्रोड्यूस करना, और फ्लक्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर, ये जो डीसी मोटर दिया हुआ है इसका आपको टाइप बताना है, इसका नाम बताना है। क्या आपको फिगर क्लियरली दिख रहा है, एक बार मैं ट्राई कर लूँ, आपको देखो कि ये फिगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ तक तो मैं, जहाँ तक तो दिख रहा है फिगर क्लियर है, यदि नहीं क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और फिगर को बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। चलिए देखो भाई, आपको यदि यहाँ पे मैं बात करूँ डीसी जनरेटर, डीसी मोटर के टाइप्स की, तो कौन, तीन तरह के टाइप होते हैं। एक होता है आपका सीरीज, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की बात किया ना, डीसी मोटर की बात किया, चलो मैं डीसी मोटर की ही बात कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो डीसी मोटर जो है वो दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है भाई, एक होती है आपकी सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, और एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड, जो सेल्फ एक्साइटेड होती है भाई, सेल्फ एक्साइटेड पुनः तीन तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी सीरीज मोटर, एक होती है आपकी शंट मोटर, शंट मोटर, और एक होती है आपकी कंपाउंड मोटर, ठीक, ये तीन तरह की मोटर होती है, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड मोटर है, ये कंपाउंड मोटर पुनः दो तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर,
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है, और एक होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये दो दो टाइप होते हैं आपके, ठीक है। फिर ये डिफरेंशियल कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है आपका शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड, और एक होता है आपका लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। फिर उसी तरीके से आपका कम्युलेटिव का भी होता है। तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो, कभी भी आपके डीसी जनरेटर दिया हो चाहे डीसी मोटर दिया हो, आपका चाहे डीसी जनरेटर दिया हो चाहे डीसी मोटर दिया हो, डीसी जनरेटर में इन दोनों में अंतर क्या होता है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में अंतर क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे। देखो, जब हमारा केवल आर्मेचर फील्ड कॉइल के पैरेलल रहेगा, यदि केवल आर्मेचर हमारा फील्ड कॉइल के पैरेलल रहेगा, तो उस समय जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन होगा हमारा शॉर्ट शंट का, ठीक है। उस समय जो कनेक्शन होगा वो शॉर्ट शंट का कनेक्शन होगा। तो इस तरीके की जो मोटर होती है वो मोटर होती है हमारी शॉर्ट शंट, ठीक है। कौन सी मोटर होती है भाई? वो होती है हमारी शॉर्ट शंट मोटर। करेक्ट है बात इतना? ये हो गई हमारी शॉर्ट शंट। बस इसी को थोड़ा सा ये पलट दिया है इसने। क्या किया है इसने? इस वाइंडिंग को नीचे ले ये इस वाइंडिंग को नीचे लेके चला आया है, और ये जो आर्मेचर है आर्मेचर को ऊपर किया है। तो यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये हमारा शॉर्ट शंट है, ठीक है सर। शॉर्ट शंट बात समझ में आ गई। लॉन्ग शंट कौन सा होता है? लॉन्ग शंट भी यहीं पे देख लो, मैं ये फिगर हटा दे रहा हूँ, मैं ये फिगर हटा के फिर लॉन्ग शंट भी यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक। चलो मैं फिगर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही साथ दो तीन बना दे तुरंत तुरंत। देखो, लॉन्ग शंट कौन सी मोटर होती है? ये हमारी हो गई फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल के पैरेलल में आर्मेचर हो और हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों हो। सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर जब दोनों फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हो जाते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हो जाते हैं, तो वो जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट। ये जो कनेक्शन है ये हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। शंट मोटर कौन सी होती है? शंट मोटर में बस सारी चीजों को आपको पैरेलल में जोड़ देना है, ठीक है। सभी चीजों को आपको पैरेलल में जोड़ देना है, तो वो हो जाता है आपका शंट। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया आर्मेचर करंट, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्मेचर करंट। और ये हो गया हमारा क्या? ISH फील्ड कॉइल। तो ये है हमारी शंट मोटर, ये है हमारी शंट मोटर, ठीक है। फिगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये फिगर देख के आपको समझ में अब तक आ भी गया होगा कि सर ये कौन सा है। ये है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर क्यों? क्योंकि इसमें जो आर्मेचर जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में केवल क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में केवल आर्मेचर है। यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में ये सीरीज वाइंडिंग तथा आर्मेचर दोनों आ जाता है, तो उस कनेक्शन को हम लोग लॉन्ग शंट जनरेटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। और यदि केवल हमारा आर्मेचर शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में है, तो उस समय हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बनता है या मोटर बनता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर के कट ऑफ हो जाने के बाद भी कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से रिले है जो संपर्क बनाए रखता है, ये आपको बताना है। देखो, ये ही एक स्पेशल क्वालिटी होती है आपके लैचिंग रिले की, ठीक है। यही एक स्पेशल क्वालिटी होती है लैचिंग रिले की, इसीलिए उसको लैचिंग कहा जाता है। पावर कट ऑफ हो जाएगी तो भी वो कनेक्शन बनाए रखेगा, यही प्रक्रिया कहलाती है लैचिंग, ठीक है। तो लैचिंग रिले जो है, लैचिंग रिले का काम होता है कि यह पोजीशन को बरकरार रखे, पोजीशन बनाए रखे, ठीक है। और यही इसी लैचिंग वर्ड का यूज सबसे ज्यादा इस समय हो रहा है पीएलसी में। पीएलसी
एक क्या है भाई, पीएलसी एक आपका सॉफ्टवेयर है जिसपे बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब से पीएलसी आ गया तब से उसने रिले को हटा दिया है, रिले को हटा दिया है, ठीक है। पीएलसी ने किसको रिप्लेस किया है, रिले को। रिले की जगह पे आप लोग, अब हम लोग मैक्सिमम पीएलसी सॉफ्टवेयर ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैचिंग रिले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट कॉन्टैक्टर्स। कॉन्टैक्टर्स को सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। संयोजक का चयन करने का मानदंड क्या है। प्लेस ऑफ यूज द कॉन्टैक्टर, संयोजकों का उपयोग करने का स्थान। टाइप ऑफ लोड कनेक्टेड, जुड़े हुए लोड का प्रकार क्या है, इस पे डिपेंड होता है। या फिर टाइप ऑफ सप्लाई, या सप्लाई वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज या लोड वोल्टेज। जो कॉन्टैक्टर्स हैं, जो भी हम लोग कॉन्टैक्टर्स यूज करते हैं, मतलब कॉन्टैक्टर्स किस लिए यूज किए जाते हैं भाई, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्टर्स का टाइप कैसे डिसाइड होगा, क्या प्लेस ऑफ यूज कॉन्टैक्ट, मतलब किस जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका रेटिंग डिसाइड होगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं। टाइप ऑफ लोड कॉन्टैक्ट, लोड कॉन्टैक्ट पे तो होता है, लेकिन एक चीज और इसमें एड ऑन होती है, क्या, वो है हमारा सप्लाई वोल्टेज और लोड। सप्लाई वोल्टेज और लोड वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज के हिसाब से ही हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपने कॉन्टैक्टर्स के, ठीक है। जिस हिसाब से हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा और जिस हिसाब से हमारा लोड होगा, उसी टाइप का हम लोग कॉन्टैक्टर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रीफर्ड, कहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर प्रीफर की जाती है। हमने आपको क्या बताया था, जब हमने आपको कोर्स कराया था, या कई बार हमने मॉडल सेट में भी बताया हुआ है आपको, इससे पहले के मॉडल सेट में भी, कि जो हमारे डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर वहां पे यूज की जाती है जहां पे हमें हाईएस्ट टॉर्क की जरूरत होती है, हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क बहुत ज्यादा चाहिए, तो वहां पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज कर लेते हैं। जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, वहां पे हम लोग शंट मोटर यूज कर लेते हैं, डीसी शंट मोटर, ठीक है। हम लोग हमेशा डिफरेंशियल मोटर जो है, वो डिफरेंशियल जो जनरेटर है उसको आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए हम लोग डिफरेंशियल मोटर यूज कर लेते हैं। और जो हमारी कंपाउंड मोटर, जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, इसका यूज हम लोग अक्सर लिफ्ट सर्किट में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, लिफ्ट में इसका यूज किया जाता है कम्युलेटिव का। और आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि भाई कहीं पे लिफ्ट लगा है तो लिफ्ट में एक साथ 50 लोग भी चढ़ जाते हैं, सॉरी 50 लोग तो बहुत ज्यादा मैं बोल एक साथ 10 लोग भी चढ़ जाते हैं, और कभी कभी एक साथ एक लोग भी रहते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी मशीन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ये नहीं कि यदि 10 लोग हैं तो बहुत स्पीड उसकी कम हो जाएगी, और यदि एक लोग हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिफ्ट में हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहती है, बस लोड वेरिएबल होते हैं, मतलब लोड वेरी करते रहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया कि कभी एक आदमी भी जाता है, कभी 10 आदमी भी जाता है, तो वहां पे हम लोग हमेशा कम्युलेटिव मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट लोड, और लोड हमारा क्या होना चाहिए भाई, लोड हमारा सॉरी स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए और लोड वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायर्ड, कहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड और वेरिइंग लोड, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है ना। कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट नहीं, ये नहीं होता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट नहीं, ये तो डीसी सीरीज का हो गया। कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर, स्पीड तो ठीक है लेकिन यहाँ पे लोड की बात नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि जो हमारी कम्युलेटिव मोटर होती है, कम्युलेटिव मोटर में क्या, कम्युलेटिव मोटर की क्या खास बात होती है भाई, यहाँ पे लिख लो, मैं एक लाइन लिख भी देता हूँ। कम्युलेटिव मोटर, कम्युलेटिव मोटर कहाँ पे यूज की जाती है भाई, जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट हो, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और लोड हमारा कैसा हो, वेरिइंग लोड, वेरिइंग लोड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कम्युलेटिव का यूज कर लेते हैं। जो हमारी डिफरेंशियल मोटर है, डिफरेंशियल मोटर कहाँ पे यूज की जाती है भाई, डिफरेंशियल,
डिफरेंशियल मोटर का अक्सर यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग पर्पस मतलब जहाँ पे हमें हाई करंट की जरूरत होती है, लो वोल्टेज एंड हाई करंट की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग डिफरेंशियल मोटर का यूज कर लेते हैं या डिफरेंशियल जनरेटर का यूज कर लेते हैं, करेक्ट। चल अब मैं बात कर रहा था सीरीज की, यहाँ पे मैं बात कर लूँ सीरीज मोटर की बात कर रहा है या जनरेटर की बात कर रहा है, मोटर की बात कर रहा है। चलो सीरीज मोटर की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सीरीज मोटर किस लिए यूज की जाती है भाई, जहाँ पे हमें क्या हो, हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत हो, हाई स्टार्टिंग टार्क, ठीक है, वहां पे हम लोग सीरीज मोटर का यूज कर लेते हैं। शंट मोटर का कहाँ पे यूज करते हैं, शंट मोटर का यूज कांस्टेंट स्पीड, शंट मोटर का यूज हम लोग करते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए, ठीक है। अक्सर इसका यूज हम लोग लेंथ मशीन में भी कर लेते हैं क्योंकि लेंथ मशीन में हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जी चैनल का क्या यूज होता है यार, तो जी चैनल का यूज तो आप सभी को पता होगा कि जी चैनल का यूज हम लोग फिक्स करने के लिए ही करते हैं, क्या टर्मिनल्स को फिक्स करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स, फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के, देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि सर इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए ये यूज किया जाता है या फिर टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जी चैनल का योग, जी चैनल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये जो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ये मोर कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों में से 60% जो लोग होंगे, 60% लोग इसी ऑप्शन को टिक करके आएंगे, फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए हम लोग डीन रिले का यूज करते हैं, ठीक है। डीन रिले जो होता है, डीन रेल, डीन रिले नहीं, डीन रेल, डीन रेल, इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं। और जी चैनल का यूज किस लिए किया जाता है भाई, टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर करिए अपना, डीन रेल का यूज हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए। और जो हमारा टर्मिनल कनेक्टर है, जो जब टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा, टर्मिनल्स को कनेक्ट करना होगा, तो वहां पे हम लोग जी चैनल यूज कर लेते हैं, करेक्ट। चल, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड, सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड, अचानक से हैवी लोड दे दिया जाए तो उस समय हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं या कौन सा डीसी मोटर का टाइप यूज करते हैं, ये आपको बताना है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है या फिर सीरीज मोटर है या फिर शंट मोटर है या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। यह चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में आपको अभी मैं बताया हूं कुछ देर पहले ही, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड की बात किया है, हैवी लोड के लिए कौन सा यूज किया जाता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो भाई, हमने बताया आपको कि वेरिएंग लोड किस में होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड में होता है। जो हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहाँ पे यूज करती है, जहाँ पे हमें हाई करंट की जरूरत हो, हाई करंट, लेकिन वोल्टेज कैसा होना चाहिए, वोल्टेज लो होना चाहिए। सीरीज मोटर जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत हो, स्टार्टिंग टार्क बहुत ज्यादा हाई हो, हाई मतलब हाई स्टार्टिंग टार्क की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे हम लोग सीरीज मोटर यूज कर लेते हैं। और शंट मोटर का यूज हम लोग कांस्टेंट स्पीड के लिए कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज हम लोग मतलब कि लोड वेरिएबल के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो यदि अचानक से आपका लोड बढ़ रहा है तो भी वहां पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही यूज करेंगे, करेक्ट। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ लिया है कि ये कौन सा इंसुलेटर है, ये कौन सा इंसुलेटर है। क्या ये फिगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये फिगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। देखो एक बार मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली फिगर दिख जाए, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख गया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ कि कौन सा इंसुलेटर है। यहाँ पे देखियो,
जब कई सारे डिस्क को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जब कई सारे डिस्क इंसुलेटर तो आप सभी जानते होंगे कि डिस्क इंसुलेटर कैसा होता है यार। अरे रुक जाओ, सही नहीं बन पा रहा है क्या भाई। हाँ, कुछ इसी तरीके का होता है आपका डिस्क इंसुलेटर, है ना। डिस्क इंसुलेटर कुछ इसी तरीके का आपका होता है। ये है आपका डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर जब कई सारे डिस्क इंसुलेटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, कैसे जोड़ा जाए, वर्टिकली जब कई सारे डिस्क इंसुलेटर को एक साथ जोड़ के उनको वर्टिकली रखा जाए, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रूप में, ये ऊर्ध्वाधर रखा गया है ना, ऊर्ध्वाधर रूप में रखा जाए तो उस समय इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है भाई, सस्पेंशन इंसुलेटर। और यही चीज यदि केवल ये ऐसे रहता, कैसे ऐसे रहता, मतलब कि हॉरिजेंटल रहता, यदि हॉरिजेंटल रहता ये चीज यदि हॉरिजेंटल रहता तो अब ये बन जाता क्या, तब ये बन जाता आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, तब ये बन जाता आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। देखो कुछ फिगर सही नहीं बन पा रहा है ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो समझना है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ बस आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, फिगर ज्यादा क्लियर नहीं बन पा रहे हैं। जब डिस्क इंसुलेटर ऐसे हॉरिजेंटली जुड़ा होगा तो उस समय इसको क्या कहते हैं, उस समय हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर हम लोग मोड़ पे ही करते हैं, मोड़ पे जहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा हो वहां पे हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कर लेते हैं। बाकी साइकिल इंसुलेटर आप सभी जानते होंगे, साइकिल इंसुलेटर कैसा होता है मेरे भाई, साइकिल इंसुलेटर कुछ इस तरीके का आपका होता है। इस तरीके का कुछ साइकिल इंसुलेटर होता है आपका। ठीक है, और ये बीच में ग्रिप बना रहता है, इसी ग्रिप से होके आपका कंडक्टर जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका साइकिल इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर तो सब लोग जानते होंगे, जो आपके घरों के आसपास कहीं पे भी खंभे पे लगा रहता है तो वो हो जाए आपका पिन इंसुलेटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा इंसुलेटर है भाई, ये आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर। ठीक है, क्या बोला है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, किस प्रकार के तार का यूज किया जाता है, देखो समरसेबल पंप के लिए हम लोग अक्सर पीवीसी कवर्ड वायर ही यूज करते हैं। ठीक है, पीवीसी कवर्ड वायर ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीवीसी कवर्ड क्यों करते हैं भाई, क्योंकि समरसेबल को चलाने के लिए थोड़ी हैवी करंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हमें इंसुलेटर अच्छा चाहिए, वहां पे इंसुलेटर हमारा अच्छा चाहिए। और एक बात और है कि समरसेबल अक्सर जो समरसेबल मशीन होती है वो ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड के सरफेस से नीचे होती है। ठीक है, तो ये इसका जो वायर है वो हमेशा कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में रहता है, मॉइस्चराइजर या फिर कह सकते हैं कि नमी के कांटेक्ट में रहता है। तो जिससे बचने के लिए हम लोग पीवीसी कवर्ड वायर ही यूज करते हैं, जो जिसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नमी से उसको बचा के रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का यदि ईएमएफ हमें ज्ञात करना है, देखिए एक ही चीज यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है, तो ये चीज पे इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन भी दिख गया यार, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दिख गया है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये जो भी हमने क्वेश्चन लिया है ये इससे पहले जो एग्जाम कराए गए हैं वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो किसी भी एग्जाम को करने का किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप वहां पे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर यदि सॉल्व करेंगे तो आप अपनी क्षमता को देख पाएंगे, या फिर आपको एक अंदाजा लग जाता है मोटा मोटी कि आप कितना तैयारी किए हैं और आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है,
तो ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है सारे, जो भी हमने क्वेश्चन लिए प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इन सभी क्वेश्चन के आने की भी। ठीक है, विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, तो जो हमारा स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर में आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, वहां पे हमारी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर नहीं यूज होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब घर में सप्लाई बहुत कम आती है तो उसके स्टेबलाइजर के हम लोग नॉब को घुमाते हैं, घुमा के वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को बढ़ाने का या फिर ये कहे कि सेंटर टैप करने का प्राविधान किस में रहता है भाई, वो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में ही होता है कि उसके कनेक्शन को बदल दें, कनेक्शन को बदल के वोल्टेज बढ़ा लें। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का यूज क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ दूसरा दिया हुआ है। यदि ये ऑप्शन एसी टू डीसी कन्वर्ट, डीसी टू एसी कन्वर्ट यदि दिया रहता तो वहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल बात किया है आपकी स्प्लिट रिंग के लिए, तो स्प्लिट रिंग का काम जो होता है वो केवल और केवल ये होता है कि जितनी भी करंट बन रही है, जितनी भी करंट बन रही है, उन सभी करंट को क्या करे भाई, उन सभी करंट को कलेक्ट करे, एक दिशा में कलेक्ट करता है। कौन, जो हमारा स्प्लिट रिंग होता है, जो हमारा स्प्लिट रिंग होता है वह सभी करंट को एक डायरेक्शन में कलेक्ट करता है। ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट द करंट यूनि डायरेक्शनली। ठीक है, और यदि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया रहता है एसी से डीसी कन्वर्ट, तो जो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पे दिया हुआ है डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर में क्या काम होता है, डीसी जनरेटर में काम होता है कम्यूटेटर का कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। ठीक है, कम्यूटेटर को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट फेज भी कह सकते हैं। व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर। डीसी सप्लाई क्यों जरूरी होती है सिंक्रोनस मोटर में, बिना डीसी सप्लाई के रोटर को हम लोग कहाँ तक, सिंक्रोनस स्पीड तक ले ही नहीं जा सकते। रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक ले जाने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, स्टार्ट द मोटर इनिशियली, रिड्यूस द लॉसेस, ये भी गलत हो गया। स्टार्ट द मोटर इनिशियली, ये भी गलत हो गया। रन द मोटर विथ ओवरलोडेड थोड़ी नहीं होगा यार, रन द मोटर एट इट्स सिंक्रोनस स्पीड, यस। सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीसी सप्लाई जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा जो रोटर है, रोटर के पोल मैग्नेटाइज नहीं होंगे। यदि रोटर के पोल मैग्नेटाइज नहीं होंगे तो वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा ही नहीं, वो मैग्नेटिकली लॉक ही नहीं हो पाएगा स्टेटर की जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ। ठीक है, चल, What is the purpose of connecting L1 through C1? यहाँ L1 को C1 से जोड़ने का क्या फायदा है, देखो लगता है आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये आपका C1 यहाँ पे है, आपका C1 यहाँ पे है। ठीक है, ये है आपका C1 और ये है आपका L1, ये है आपका L1, यहाँ पे ये पार्ट जो है L1। तो वो बोला है कि C1 को L1 से जोड़ने का क्या मतलब है या फिर क्यों जोड़ा गया है। तो देखो, जब आउटपुट का कनेक्शन इनपुट से किया जाता है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, उसी चीज को कहते हैं हम लोग फीडबैक। जब आउटपुट किससे कनेक्टेड हो, इनपुट से कनेक्टेड हो, तो वो चीज बन जाता है हमारा फीडबैक। और ये दिख रहा है आपको कि ये आउटपुट टर्मिनल है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है और ये इनपुट टर्मिनल है। आउटपुट से एक कनेक्शन आया है यहाँ पे C1 के पास, तो ये हो गया हमारा फीडबैक। अब ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है या फिर निगेटिव फीडबैक है, तो प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग के लिए किस वाइंडिंग में ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है, बिटवीन, अच्छा ये बोला है कि विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग,
ऑप्शन दिया हुआ बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल एंड रोटर, रोटर और ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच में ज्यादा स्पेस होती है क्या, या ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच में ज्यादा स्पेस होती है, या फिर ओवर हैंगिंग कॉइल एंड वेज के बीच में ज्यादा स्पेस होती है, या फिर बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल एंड योक, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच में, इन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो हमारी वाइंडिंग रोटर पे होती है, जो हमारी वाइंडिंग रोटर पे होती है तो वो होती है हमारी ओवर हैंगिंग कॉइल या फिर ओवर हैंगिंग वाइंडिंग। ठीक है, और उससे तथा योक के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो वहां पे कूलिंग का स्पेस भी हमें ज्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडेड एंड शॉर्ट सर्किटेड इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में जहां पे भी देखो, जहां पे भी थर्मल की बात आ जाए, जहां पे भी हीट की बात आ जाए, जहां पे भी ओवरलोड की बात आ जाए, तो वहां पे हम लोग सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं भाई, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे वहां पे, थर्मल रिले या फिर थर्मल ओवरलोड रिले की बात करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी आपको ओवरलोड दिख जाए या फिर ऐसा दिख जाए कि जहां पे हमें क्या, जहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा हो, आई स्क्वायर आर प्रोड्यूस हो रहा हो, आई स्क्वायर आर प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट करते हैं भाई, हमेशा हम लोग वहां पे ऑप्शन करेक्ट करते हैं थर्मल का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे थर्मल, एक मिनट रुके रहिए रुके रहिए रुके रहिए, थर्मल रिले, थर्मल ओवरलोड, लेकिन ये बात, रुको 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 रुको, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। बात यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की भी किया है ना, शॉर्ट सर्किट की भी बात किया है, तो शॉर्ट सर्किट में तो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑन होता है ना, शॉर्ट सर्किट में हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑन होता है। तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़िए, तब फिर इसका आंसर करिए। अब एक बात करनी है कि जो हमारा ओवरलोड है, ओवरलोड में भी हमारी एमसीबी ट्रिप करती है। यस, जब वोल्टेज हाई हो जाता है, जब वोल्टेज हाई हो जाता है तो वहां पे भी हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप कर जाती है। तो एमसीबी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, हमने इसको शॉर्ट में देखा ही नहीं। ठीक है, हमने इसको शॉर्ट में नहीं देखा, तो यहाँ पे एमसीबी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमसीबी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। इंड्यूस्ड अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज किया जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं। ठीक है, जहां पे भी बात जनरेटर की आएगी तो जनरेटर में हमेशा हम लोग राइट हैंड रूल ही लगाते हैं। अल्टरनेटर भी क्या है आपका, अल्टरनेटर भी एक तरह का एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल वाइंडिंग। ये जो कॉइल वाइंडिंग दिया हुआ है, ये कौन सी कॉइल वाइंडिंग है भाई, फिगर दिख रहा है आपको, फिगर आपको दिख रहा होगा, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से हर जगह बना हुआ है ना। जो जहाँ पे भी ये शेप हमको देखने को मिल जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये कैसा शेप है भाई, कुछ इसी तरीके तो आपका डायमंड होता है। डायमंड वाइंडिंग कैसी होती है, डायमंड वाइंडिंग ऐसी ही तो होती है, यही तो है आपकी डायमंड वाइंडिंग। ठीक है, और यही शेप हमको हर जगह देखने को भी मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डायमंड, डायमंड मेश शेप कॉइल वाइंडिंग, डायमंड मेश शेप कॉइल वाइंडिंग। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेचर नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक स्टार्टर का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टर का फिगर दिया हुआ है, फिगर दिख रहा है ना, मैं बार बार यही चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ चलो दिख रहा है, ये जहाँ पीडीएफ आपको दी जाएगी ना, वेबसाइट से आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, यदि फिगर नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये करने में आसान हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे DOL और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में बस फर्क इतना ही होता है ना कि यहाँ पे हम लोग 3 ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, और यदि हमारा DOL स्टार्टर रहता है तो ये हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतने ही सेटअप की जरूरत पड़ती है उसमें। DOL स्टार्टर में केवल इतने ही सेटअप रहता है तो हमारा वो DOL स्टार्टर बन जाता है। ये हम लोग अलग से अपना ट्रांसफार्मर इसमें नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये जो 3 ट्रांसफार्मर आपको दिख रहे हैं तो ये बन जाता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर।
स्टार्टर। ये क्या बन जाता है भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। कन्वेंशनल पावर जनरेशन की बात किया है तो यहाँ पे देखो कन्वेंशनल पावर जनरेशन कौन कौन से होते हैं। आपके कन्वेंशनल वाले जो हैं मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ। कन्वेंशनल में आ जाता है आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक, आपका एक आ जाता है हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। फिर आ जाता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर आपका आ जाता है डीजल पावर प्लांट, ठीक है, डीजल पावर प्लांट। ये सभी के सभी आपके कन्वेंशनल टाइप के पावर जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिख रहा है थर्मल पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट हमने लिख दिया है। बाकी ये जो तीनों दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों कौन से है भाई, ये तीनों के तीनों हमारे नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जनरेशन। या फिर इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेन्यूएबल, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये रेन्यूएबल होते हैं और ये नॉन रेन्यूएबल होते हैं। जो कन्वेंशनल वाले जो जितने भी हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी आपके नॉन रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल, इनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल है उनका दोबारा से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पार्ट ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। इसमें से बताना है आपको कि जो पार्ट, देखो यहाँ पे ये फिगर इतना छोटा बन हो गया है कि आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। चलो आप लोग एक बार जरूर वो चीज ट्राई, एक बार पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना भाई वेबसाइट से। देखो ये जो छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट बनाया हुआ है ना, ये जो छोटा सा एक पार्ट बनाया हुआ है इसका नाम आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो बस इसका नाम, ये फिगर आपको याद कर लेना है और इस फिगर में केवल यही चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा भी, इसके अलावा और कुछ दूसरा चीज नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है आपका मैन ड्रिल, ठीक है, खराद का धूरा, ठीक है। ये धूरा है, ये धूरे पे सेट किया गया है इसको, ठीक है, इस धूरे पे ही इसको सेट किया गया है। तो यह इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, खराद का धूरा। ये यहाँ पे ऑप्शन एक्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमारे औजार हैं उन औजार को इस वाले, ये जो चक्का है इस वाले चक्का पे ले जाके घिस के फिर उसका धार तेज बनाया जाता है, ठीक है। चल, which instrument is used to test armature winding for short circuit and open circuit। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए, वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए हम लोग जाहिर सी बात है कि ग्राउलर का यूज करते हैं। ये सभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ग्राउलर कैसा होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये फंसा दिया कि ये इंटरनल ग्राउलर होगा या फिर एक्सटर्नल ग्राउलर होगा, इसमें ये चीज फंसा दिया। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं आपका, देखो ग्राउलर कैसा होता कैसा है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि तो देखो ग्राउलर आपका कुछ इस तरीके का एच टाइप का होता है, ठीक है, एच टाइप का होता है। और ये आकृति कैसी बनी होती है भाई, ये आकृति, रुको 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 कहाँ गया, क्लियरली बन पा रहा है। चलिए आगे आगे फिगर में लिया हुआ हूँ, ठीक है, वहां पे हम आपको दिखा देंगे कि ये ग्राउलर आपका कैसा है, ठीक। देखो ग्राउलर से टेस्ट हम लोग दो तरीके का करते हैं, एक इंटरनल ग्राउलर, एक इंटरनल टेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज करते हैं। दो तरह का यूज किया जाता है ग्राउलर का। तो जो हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर है इसकी सहायता से हम लोग शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट, इन दोनों दोनों तरीके का टेस्ट करते हैं और इसका यूज हम लोग छोटे मशीनों में करते हैं, ठीक है। स्मॉल मशीन्स में, स्मॉल मशीन्स में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों के लिए किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। और जो हमारा ये है इंटरनल ग्राउलर, इसका यूज हम लोग बड़ी मशीनों में करते हैं, ठीक है, बड़ी मशीनों में किया जाता है इसका यूज। बाकी डिजिटल मल्टीमीटर आप सभी को पता है, डिजिटल मल्टीमीटर किस लिए यूज किया जाता है, इसको तो बताना नहीं है, है ना।
डिजिटल मल्टीमीटर हम लोग करंट का मेजर करने के लिए, वोल्टेज का, फिर रेजिस्टेंस का मेजर करने के लिए करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? ये जो एक्सेसरीज है, ये एक्सेसरीज किस लिए यूज किया जाता है? तो ये हमने आपको बताया था कि जहां पे हमारे लोहे के चादर हो, वहां पे केबल्स को ले जाने पे क्या होता है कि केबल्स के कुछ दिन बाद वहां पे टूट जाती है, घिस के कट जाती है, ठीक है। तो उसी स्पेस पे हम लोग ये लगा देते हैं ऊपर से, और इसके अंदर से यहाँ पे जो छेद बना हुआ है, ये जो छेद बना हुआ है, इसमें से हम लोग लेके वायर को चले जाते हैं, हमारा वायर वहां पे टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये है हमारा ग्रोमेट। ग्रोमेट। चलो, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर? एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का इसमें से नाम बताना है कि ये इसका नाम क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आपका बन गया लाइन और ये बन गया आपका न्यूट्रल, ये बन गया आपका लाइन और ये बन गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इधर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है स्विच, यहाँ पे दिया हुआ है स्विच, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच नहीं दिया हुआ है, केवल स्विच दिया हुआ है। और 3 ही इसमें आपको 3 ही आपके टर्मिनल दिख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर में। तो ये हो जाएगा आपका स्टेबलाइजर तो है, और ये वोल्टेज को स्टेप अप भी करेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये है आपका मैनुअल। ये क्या है? मैनुअल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच दिख रहा है, ये ऑटोमेटेड स्विच यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। चल, नेक्स्ट है आपका अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? क्या बोला है? विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट? ब्लॉक रोटर टेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं? देखो, ब्लॉक रोटर टेस्ट करके हम लोग जब हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर में ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करके हम लोग वहां पे आयरन लॉस निकालते हैं, ठीक है। और जब ब्लॉक रोटर टेस्ट किया जाता है, ब्लॉक रोटर में मोटर को घूमने नहीं दिया जाता है, उसके रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है किसी बाहरी सोर्स के द्वारा, और रेटेड सप्लाई दी जाती है, तो उस समय ये काउंट किया जाता है कि इसमें कॉपर लॉस कितना हो सकता है, इसमें कॉपर लॉस कितना जनरेट हो सकता है, ये चीज इसमें काउंट करने के लिए हम लोग ये ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नो लोड टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए, आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए नो लोड टेस्ट करते हैं। विच मोटर इज हैविंग हाफ क्वाइल वाइंडिंग? इसमें से किस मोटर के पास हाफ क्वाइल वाइंडिंग होती है? तो इसमें से जो हमारी सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में हाफ क्वाइल वाइंडिंग किया जाता है, हाफ क्वाइल वाइंडिंग किया जाता है। सीलिंग फैन में आप लोग देखे होंगे कि एक ही कोर पे दोनों तरह की वाइंडिंग होती है, हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी और रनिंग वाइंडिंग भी, लेकिन ये दोनों वाइंडिंग कैसे की जाती है? हाफ हाफ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो, जो हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं भाई? सिंगल फेज, हमारा जो स्प्लिट फेज मोटर है वो यूज कर लेते हैं। मिक्सचर में कौन सी मोटर यूज होती है भाई? मिक्सचर में हमारी यूनिवर्सल मोटर यूज होती है ना। और जो हमारा ग्राइंडर है, ग्राइंडर में भी कौन सा होगा? ग्राइंडर में भी हमारा यूनिवर्सल मोटर ही यूज होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेडिजुअल मैग्नेटिज्म? डीसी जनरेटर जो है अपना रेडिजुअल मैग्नेटिज्म क्यों लूज कर देता है या क्यों खो देता है? हैविंग शॉर्ट सर्किटेड इन लोड, भार में भारी शॉर्ट सर्किट की वजह से, कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के लगातार चलाने से, या रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूअसली, बिना लोड के लगातार चल रहा है इस वजह से, या फिर रोटेशन की दिशा बदलने से। रोटेशन की दिशा बदलने से उसके रेडिजुअल मैग्नेटिज्म पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो फिर किस वजह से प्रभाव पड़ता है भाई? क्या हैविंग शॉर्ट सर्किटेड? पहले तो ये बता दो हमें कि ये जो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म है इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यदि कोई मशीन, किसी मशीन में रेडिजुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, तो वहां पे मशीन में ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, डीसी जनरेटर में ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडिजुअल मैग्नेटिज्म का फायदा है। रेडिजुअल मैग्नेटिज्म रहना बिल्कुल कंपलसरी है, यदि नहीं रहेगा तो वहां पे
डीसी जनरेटर हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, ठीक है। कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के लगातार चलाने से क्या रेडियल मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूअसली, रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूअसली, बिना लोड के लगातार चलाने से, बिना लोड के यदि हम लगातार चलाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मशीन में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत ही हो गया। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज करने से क्या रेडियल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा? जी हाँ। यदि रोटेशन की डायरेक्शन हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो रेडियल मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा हमने आपको बताया भी है कि यदि रेडियल मैग्नेटिज्म मशीन का खत्म हो जाता है तो उसके घूमने की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे क्लॉकवाइज में यदि हमारी मशीन घूमने वाली है, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कुछ देर घुमा दिया जाए तो वहां पे फिर से वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, ठीक है, और उसमें रेडियल मैग्नेटिज्म आ जाता है। लेकिन आप डायरेक्शन बदल दे रहे हैं तो वहां पे चांसेस है कि मैग्नेट जो उसका रेडियल मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाए, ठीक है। विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन फेज इंडक्शन मोटर? ठीक है, थ्री फेज मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? किस गति को तुल्यकालिक कहा जाता है? फुल लोडेड स्पीड? नहीं सर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड? यस सर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड जो होती है उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ठीक है। नो लोड स्पीड? नहीं सर। रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर? स्टेटर एंड रोटर के जो रिलेटिव स्पीड होती है, मतलब कि NS माइनस NR जो होता है, NS माइनस NR को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्लिप स्पीड, इसको कहते हैं स्लिप स्पीड, ठीक है। जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमती है उसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? एक ट्रांजिस्टर में आधार, ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं भाई? ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है हमारा एमीटर, ठीक है, एमीटर, फिर होता है आपका बेस और फिर होता है आपका कलेक्टर। देखो मैं थोड़ा थोड़ा फिगर इसका सही नहीं बना पाया हूँ, चलो मैं ये ऐसे बना दे रहा हूँ। बेस जहाँ पे सबसे पतला होता है, बेस जहाँ पे सबसे पतला होता है और इसमें डोपिंग बहुत कम की जाती है, बहुत कम डोपिंग की जाती है, ठीक है, बहुत कम डोपिंग की जाती है, डोपिंग की जाती है। फिर इससे थोड़ा सा अधिक डोपिंग इसमें किया जाता है, डोपिंग थोड़ा सा अधिक किया जाता है, लेकिन इसकी साइज सबसे अधिक होती है, ठीक है। कलेक्टर की साइज साइज सबसे अधिक होती है, साइज सबसे अधिक होती है। जो हमारा एमीटर है, एमीटर में हैविली डोप्ड होता है, हैविली डोप्ड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर में की जाती है, लेकिन इसकी साइज कलेक्टर से छोटी होती है और बेस से बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, यस, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, ये ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर में दिख रहे हैं, एक आपका एमीटर दिख रहा होगा, एक बेस दिख रहा होगा और एक कलेक्टर दिख रहा होगा, जिसमें बेस सबसे पतला होता है और उसमें डोपिंग भी सबसे कम होती है। कलेक्टर सबसे बड़ा होता है लेकिन उसमें डोपिंग एमीटर से कम होती है, और जो एमीटर है उसकी साइज बेस से ज्यादा और कलेक्टर से छोटा होता है, लेकिन उसमें डोपिंग सबसे अधिक की जाती है, करेक्ट। चल, व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर? ये जो कन्वर्टर आपके सामने दिया हुआ है, इस कन्वर्टर का नाम बताना है। तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि इसमें भाई रोटेटिंग पार्ट है, इसमें घूमने वाला पार्ट है, तो ये जो हमारा कन्वर्टर है ये क्या बन जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो कन्वर्टर है हमारा, इधर स्लिप रिंग लगा हुआ है, उधर डीसी आउटपुट लगा हुआ है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 2 मशीन सेट इसमें लगे हुए हैं, है ना। इसमें 2 मशीन सेट लगे हुए हैं, लेकिन दोनों मशीन सेट क्या कर रहे हैं भाई? ये अच्छा हाँ, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, मैंने ये हमें डीसी आउटपुट मिल रहा है, डीसी आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? ये इसके रोटेशन की वजह से। तो ये रोटेटरी कन्वर्टर हो जाएगा, ये रोटेटरी कन्वर्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लिप रिंग मतलब यहाँ एसी सप्लाई दी गई है, ये हमारी एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है भाई? इसके रोटर के घूमने की वजह से मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा रोटेटरी कन्वर्टर, ठीक है। अब ये देखो, ये फिगर बनाया हुआ है, ये बहुत कॉमन फिगर है, ठीक है। और ये
क्वेश्चन आपको वहां पे जो निम्मी की पीडीएफ दी गई है, पीडीएफ में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्या है भाई, ये है आपका पोल शू का एक पूरा पार्ट दे दिया हुआ है। ये आपसे पूछ लिया है कि ये कौन सा पार्ट है। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इस नीचे वाले पार्ट के बारे में आपसे पूछा है। तो जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट को इसी नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो नीचे कर्व जैसा बना हुआ है उसको पोल शू कहते हैं, ठीक है ना। Which type of test is illustrate for armature after rebound? Rebound करने के बाद आप देखो यहाँ पे यही है ग्राउलर। ये आपको एच तरीके की आकृति दिख रही है ना, ये जो आकृति है ये एच तरीके की दिख रही है, और इसी में आपका ये बना हुआ है ना। इसी में आपका एक ऐसा सेटअप बना हुआ है जिसके ऊपर हम लोग आर्मेचर को रखते हैं, जिसके ऊपर हम लोग आर्मेचर को रखते हैं। ये आपका एक्सटर्नल ग्राउलर है, एक्सटर्नल ग्राउलर, ठीक है। इसके ऊपर ये एक ब्लेड लगी हुई है। इस ब्लेड की सहायता से हम लोग क्या मेजर करते हैं, इस ब्लेड की सहायता से हम लोग इसका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं। ये धीरे धीरे इस वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग को धीरे धीरे घुमाया जाता है, और जहां पे शॉर्ट सर्किटेड रहता है वहां पे जो हमारा ये ऊपर जो हमने ब्लेड लगाया हुआ है, ये ब्लेड फ्लिप करने लगता है वहां पे, जिससे हिलने लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि वाइंडिंग के इस स्लॉट में हमारा फॉल्ट है, तो वहां से हम लोग आसानी से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। देखो इस एम्पलीफायर का नाम आपको बताना है। इस एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, हमने ये फिगर प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, और एज इट इज आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, इसीलिए फिगर थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। देखिए इस एम्पलीफायर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर बाद में दिया हुआ हो, ट्रांसफार्मर बाद में दिया हुआ हो, और इसके बाद फिर एक आपका ऑडियो लगा हुआ हो या फिर लाउड स्पीकर लगा हुआ हो, वो हो जाता है हमारा पुश पुल एबी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। एबी पुश पुल, अरे यार पुश पुल ना, पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। एबी पुश पुल एम्पलीफायर। चलो मैं अब इसको छोटा कर लूं, हाँ ठीक है। ये बन जाता है आपका कौन सा एम्पलीफायर भाई, एबी नहीं, क्लास बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। और ए बी कब होगा, जब यहाँ पे केवल इस सर्किट में बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं करना है, इस सर्किट से केवल इस ट्रांसफार्मर को हटा देना है, इस सर्किट से केवल इस ट्रांसफार्मर को हटा देंगे, तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये बन जाएगा क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये सभी आप सभी को पता है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कौन सा होता है भाई, जहां पे हम यहाँ क्या करते हैं, पहले मैं कॉमन एमिटर का बना दूं, ये दो एमिटर 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 एमिटर, हाँ ये हो गया हमारा एमिटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एमिटर। एमिटर से एक बाईपास फिल्टर लगा, बाईपास कैपेसिटर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा दो रेजिस्टेंस लग गया, इधर डिवाइडर रेजिस्टेंस लग गया, ये हमारा दो डिवाइडर रेजिस्टेंस लग गया, और इधर लग गया हमारा एक रेजिस्टेंस इधर, और ये हमारा हो गया VCC, ठीक है। ये हो गया हमारा VCC, ये हो गया हमारा R1 और R2। तो ये बन जाता है हमारा, ये बन जाता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इसके एमिटर वाले टर्मिनल को कॉमन कर दिया है। ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है एमिटर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होगा उसमें से बस बाईपास कैपेसिटर को हटा देंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछता है कि बाईपास कैपेसिटर किस एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, तो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में यूज किया जाता है बाईपास का, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच पावर मॉड्यूलेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमेशा हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर। चलो अगला देखते हैं कि व्हाट रिपर कॉइल इन एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में हम लोग कौन सी एसी कॉइल, क्या बोला, व्हाट रिपर कॉइल इन एसी वाइंडिंग। अच्छा देखो कॉइल क्या होता है, आपसे मैं पहले भी बताया था, चलो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा और डिस्कस कर ही देता हूं इधर। ये एक क्या है, ये एक है कंडक्टर आपका,
ठीक है, ये एक है आपका कंडक्टर, ऐसे कहीं पे बना हुआ तो ये बन गया आपका कंडक्टर। ठीक है, जब इसी कंडक्टर को हम कुछ ही इस तरीके से मोड़ दें, कुछ इस तरीके से मोड़ दें, तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एक लूप। ठीक है, और जब कई सारे लूप को हम एक साथ जोड़ देते हैं, जब कई सारे लूप को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है क्वाइल। ठीक है, जब कई सारे लूप को हम एक साथ ऐसे जोड़ दें तो वो बन जाता है हमारा क्वाइल, और जब कई सारे क्वाइल को हम एक साथ जोड़ देंगे तो वो बन जाता है हमारा वाइंडिंग। करेक्ट है बात। यहाँ पे बोला है कि क्वाइल, एसी वाइंडिंग में क्वाइल किससे रिफर किया जाता है, तो द नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्न्स, कई सारे टर्न्स को, देखो एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ यहाँ पे रुके रहो। देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि यदि ये एक है, यदि ये एक है तो उसको कहेंगे कंडक्टर। ठीक है, और यदि एक बार ये पूरा घूम गया, एक बार यदि ये पूरा घूम गया ऐसे कुछ इस तरीके से, एक बार पूरा घूम गया तो इसको कह देते हैं हम लोग टर्न। ठीक है, इसको कह देते हैं टर्न। जब कई सारे टर्न एक साथ मिलेंगे, जब कई सारे टर्न एक साथ मिलेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग कहते हैं क्वाइल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज तो उसको कहेंगे क्वाइल, और नंबर ऑफ क्वाइल कनेक्टेड इन सीरीज तो उसको कहेंगे हम लोग वाइंडिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज तो वो हो जाता है हमारा क्वाइल। ठीक, चल नेक्स्ट देखते हैं कि विच डिवाइस कंट्रोल द ऑपरेशन इन सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम में सॉरी सॉरी बच्चों, which device control the operation in sequential control system, sequential control system में कौन सा डिवाइस कंट्रोल करता है, कौन सा डिवाइस, कौन से डिवाइस से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ये चीज पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखो जो हमारी सीक्वेंशियल सर्किट होती है, सीक्वेंशियल सर्किट में कंट्रोल ट्रांसफार्मर तो यूज किया ही जाता है और रिले भी यूज किया जाता है, कंडक्टर, ये सभी के सभी डिवाइस यूज होते हैं, लेकिन जो उसमें ऑपरेट करने के लिए, जो उसमें ऑपरेट करने के लिए सिस्टम होता है वो मेन इसमें रोल प्ले करता है अपना टाइमर। बिना टाइमर के सीक्वेंशियल सर्किट समझ लीजिए कि एकदम शांत पड़ी रहती है, जैसे ही टाइमर ऑन किया जाएगा, जैसे ही टाइमर ऑन किया जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट में, देखो सीक्वेंशियल सर्किट शुरू क्यों कहा गया, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ये सीक्वेंस में स्टार्ट होते हैं। ये नहीं कि एक बार जैसे ही बटन दबाए तो पूरा आपका मशीन ही चालू होगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सारे सिस्टम इस तरीके से नहीं होते हैं, सीक्वेंस में स्टार्ट होते हैं, पहले एक चीज स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद दूसरा चीज, फिर उसके बाद तीसरा चीज। ठीक है, तो वहां पे टाइमर रहता है। ठीक है, और ये टाइमर से ही उसका ऑपरेशन डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने देर बाद या कितने पर ऑपरेट होगी। ठीक है, तो उसमें टाइमर मेन रोल प्ले करता है अपना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाइमर। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन अपना कि मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने वाइंडिंग का प्रकार दिया हुआ ये कौन सा प्रकार है, देखो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये बकेट जैसा, बाल्टी जैसा कुछ दिख रहा है क्या, ये बाल्टी जैसा दिख रहा है ना आपको फिगर में ही। अरे बाल्टी ऐसा ही तो होती है यार, बाल्टी यदि मैं बनाऊं यहाँ पे तो बाल्टी ये बन गई आपकी बाल्टी, तो इसी तरीके का आपका वाइंडिंग बना हुआ है तो ये हो जाएगा आपका बकेट वाइंडिंग। ठीक है, लेकिन क्या ये सिंगल लेयर है या फिर डबल लेयर है, तो ये है आपका सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, डायमंड कॉइल वाइंडिंग यदि दिया रहता है तो वो कैसा होता है, डायमंड कॉइल वाइंडिंग यदि दिया रहता है तो डायमंड कॉइल कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, डायमंड कॉइल कुछ इस तरीके का रहता है तो ये हो जाता है आपका डायमंड कॉइल। ठीक, यदि इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग दिया रहता तब तो बस कुछ नहीं, यही जो हमारी डायमंड वाइंडिंग है, डायमंड वाइंडिंग का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो होता है वो होता है हमारा इनवोल्यूट, थोड़ा सा बस इसका एडवांस वर्जन कुछ इस तरीके से कर देते हैं। देखो कुछ ज्यादा इधर हो गया तो ये हो जाता है हमारा इनवोल्यूट, इनवोल्यूट वाइंडिंग। ठीक है, और डबल लेयर बास्केट बस इसकी डबल लेयर बन जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। तो ये रहे आपके थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही आपको मॉडल सेट करा दिए जाएंगे WCS के भी और ड्राइंग के भी, फिटर के अभिषेक सर बहुत जल्दी कराने वाले हैं।
और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा कमेंट में ये चीज़ जरूर मेंशन करिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों को भी जगाइए कि भाई देखो मॉडल सेट आ गया है ग्लोबल ITI की तरफ से, तो इसको जल्दी से अपना देख लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।